नमस्कार सर। सर वॉइस आ रही है मेरी आपके पास? यस सर। यस सर, बताइए। जी सर, वीडियो ऑन कर सकते हैं सर, ये ऐसे ही करें? सर अभी एक्चुअली मैं क्या थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ, तो मैं अगर कल करेंगे वीडियो को तो कोई इश्यू नहीं है अभी। कोई प्रॉब्लम। आप बताइए सर। कुछ क्वेश्चंस थे आपके, कुछ चीजें मैंने ट्राई करी कि मैं कॉल पे आपको आंसर कर पाऊँ सर, और अभी भी हम अगर कनेक्ट हुए हैं तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। आप मुझे बताइए कि कौन-कौन सी चीजें जो भी माइंड में हैं आपके और जो डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज बताइए, आप जो एसएलबी मॉडल है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसको आप ऑन पेपर एक्सप्लेन करोगे तो ज्यादा मुझे इजी रहेगा। क्या है, किस टाइप में काम करता है एसएलबी मॉडल एग्जांपल के थ्रू। और आप समझिए कि चीज़ें मैं सबको बताऊंगा कि एसएलबी मॉडल होता है सर, सेल एंड लीजबैक मॉडल। जी। इसमें सबसे पहले कोई भी कंपनी अपने एसेट को सेल कर देती है ताकि वो लगी हुई अमाउंट को रिकवर कर सके, और फिर उसी एसेट को वो लीज पे लेते हैं बजाय के ऑन करने के। इससे उनके फंड्स भी वापस आ जाते हैं, हाथ में कैपिटल होती है बिजनेस रन करने के लिए, और वो उसी एसेट को यूज करके एक रेवेन्यू बनाते हैं, और उस रेवेन्यू पे आपको एक रेंट देते हैं, यानी कि एसेट ओनर को। जैसे मैं सर एक एग्जांपल लेता हूँ, इंडिगो एयरलाइंस है या XYZ कोई भी एयरलाइंस है, उन्होंने इंडिगो ने माना अपने 100 प्लेन बनाए, 180 करोड़ की लागत से एक प्लेन बना, बल्क में बनाए 180 करोड़ का एक प्लेन, मतलब 18,000 करोड़ के प्लेन बनाए 100। उन्होंने ये 100 के 100 प्लेन सेल कर दिए इन्वेस्टिंग कंपनी या फिर इन्वेस्टर्स को, उन लोगों को जिनके पास बहुत अच्छा कैपिटल है और वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन सर्च कर रहे हैं। जब ये सेल कर रहे हैं तो इसकी प्राइस है 200 करोड़ पर प्लेन। तो कितने फंड्स इन्होंने रेज किए, इनको जो पैसा मिला मार्केट से वो था 20,000 करोड़, मतलब इन्होंने 2,000 करोड़ यहीं पे कमा लिया। अब ये मॉडल क्या है सर, इंडिगो ने सारे प्लेन बेच दिए, मतलब जो बहुत बड़ा फंड उनका प्लेन बनाने में लगा था सारा फंड उन्होंने रिकवर कर लिया। अब इसके बाद देखो, कंपनी क्यों सेल करती है, क्योंकि फंड वापस से आ जाते हैं। और इन्वेस्टर क्यों बाय करता है सर, उसके तीन बड़े कारण। पहला स्टेटस सिंबल, दूसरा टैक्स से बचने के लिए, तीसरा इसमें इनकम बहुत अच्छी है। क्योंकि दो चीजें तो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं, बट जो इनकम अच्छी है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। सर एसएलवी जो मॉडल है ये बिजनेस के अंदर सबसे सेफ और स्ट्रॉन्ग मॉडल है, जो बहुत जगह पे आजकल यूज किया जाता है। और इस मॉडल के थ्रू एक कस्टमर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट में रहता है, और क्लाइंट भी, और एक कंपनी भी। चाहे आप इन्वेस्टर को देखें चाहे आप कंपनी को देखें, दोनों यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे इंडिगो एक इन्वेस्टर है, इंडिगो ने प्लेन सेल किया, इन्वेस्टर ने प्लेन को बाय किया। अब दोनों कैसे प्रॉफिट के अंदर है। तीन चीजें चाहिए बिजनेस को रन करने की, एविएशन का लाइसेंस, टेक्नोलॉजी, और साथ में क्लाइंट। ये तीनों इन्वेस्टर के पास नहीं है, बट ये तीनों इंडिगो के पास है। तो इंडिगो क्या करती है, इंडिगो की टीम इसी प्लेन को लीज पे ले लेती है, लीज एग्रीमेंट पे। 15 से लेके 20 साल का एग्रीमेंट बनता है, और 15 से लेके 20 साल के लिए लीज पे इंडिगो वापस से इन्वेस्टर से प्लेन ले लेती है। रन कौन करती है, इंडिगो। लीज एग्रीमेंट में क्या होता है कि हम आपको पर फ्लाइट, यानी कि एक उड़ान पे एक सीट पे आपको देंगे 1000 रुपीज एज अ रेंट पर सीट। तो एक प्लेन में अगर सर 100 सीट है तो एक उड़ान पे जो प्राइस बनी अप्रोक्सीमेट, अगर 1,000 रुपया बनता है एक सीट का, तो 3 लाख रुपया एक उड़ान पे इन्वेस्टर का बन गया। एक दिन में 3 से लेके 4 बार प्लेन उड़ेगा, तो लगभग 10 लाख इन्वेस्टर का बन गया। मंथ में अगर हम कैलकुलेट करें 30 डेज होते हैं लगभग, तो ये अमाउंट बनती है अप्रोक्सीमेट 3 करोड़, 3 करोड़। 12 महीने होते हैं साल में, अगर हम एनुअली जाएं तो 36 करोड़ इन्वेस्टर की पॉकेट में आ रहा है, विदाउट फिजिकल और मेंटल इन्वॉल्वमेंट। कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई मेंटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 200 करोड़ पे किया, जीएसटी बिल मिला, एसेट का मैं ऑनर बन गया हूं, उसी प्लेन को मैंने वापस इंडिगो को दे दिया। टेक्नोलॉजी इंडिगो के पास है, क्लाइंट इंडिगो के पास है, मगजमारी, एफर्ट्स, मेहनत सब इंडिगो की। मुझे इंडिगो हर एक सीट पे 100,000 रुपया दे रही है एक उड़ान पे।
तो मेरा ईयरली या एनुअली जो मेरा पैसा आ रहा है मेरी पॉकेट में वो 36 करोड़ है। मतलब जो मेरी लगी हुई कैपिटल है उसको रिकवर करने में मुझे 4 से 5 साल लगेंगे, 4 से 5 साल 6 साल, लेकिन उसके बाद जो अमाउंट आनी है वो टोटली प्रॉफिट है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर भी बहुत अच्छा पैसा बनाता है। और इंडिगो कैसे पैसा कमाती है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अगर वो एक सीट बुक करते हैं दिल्ली टू मुंबई 5000 की, 5000 की, उन्होंने 1000 सीधा पे कर दिया इन्वेस्टर को, 1000 रुपए बचे 4000, 2000 इंडिगो रखती है अपनी पॉकेट में, 2000 एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, तो 2000 वहां पे लग जाते हैं। फिर भी इंडिगो वहां पे प्रॉफिट के अंदर है। इंडिगो भी प्रॉफिट बना रही है, किस चीज का? टेक्नोलॉजी का, लाइसेंस का और क्लाइंट्स को सर्विस देने का। इन्वेस्टर भी प्रॉफिट बना रहा है क्योंकि प्लेन ही उसका है, एसेट ही उसकी है। क्लाइंट जिसने 5000 पे किया है दिल्ली टू मुंबई ट्रैवल करने के लिए, प्रॉफिट में वो भी है, क्योंकि अगर कोई दूसरा ऑप्शन चूज करता तो समय और पैसा दोनों ज्यादा लगते। तो ये एक बेसिकली एक मॉडल है, सेल एंड लीज बैक मॉडल, जो ओला, इंडिगो एयरलाइंस, एयर एशिया एयरलाइंस, उबर, स्विगी, जोमेटो, मेक माई ट्रिप, गोइबिको बहुत जगह पे यूज होता है। तो वीपी ग्रुप जिस मॉडल को यूज कर रही है वो यही मॉडल है। यहाँ पे वीपी ग्रुप क्या करती है, जो सर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना डेटा सेंटर का, वहां पे जो प्रोडक्ट है, जैसे बेसिकली जो डेटा सेंटर होते हैं वहां पे रैक बने होते हैं और रैक में सर्वर रखे होते हैं 10 से 12 13 एक रैक के अंदर, और काफी रैक होते हैं डेटा सेंटर के एक बिल्डिंग के अंदर। तो वहां पे जो सर्वर है ना यहाँ पे वो प्रोडक्ट है। जैसे ओला के अंदर एक गाड़ी प्रोडक्ट है, बाइक, टू व्हीलर या फोर व्हीलर। स्विगी जोमेटो में एक रेस्टोरेंट एक प्रोडक्ट है कि आप रेस्टोरेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। मेक माई ट्रिप, गोइबिको में एक होटल, एक प्रॉपर्टी आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है सर वो सर्वर है। सर्वर कंपनी आपको सेल करती है, जिसकी आप अमाउंट पे करते हैं 49 लाख समथिंग, यानी कि 49 से 50 लाख के समथिंग आप कंपनी को पे करते हैं, 18% जीएसटी इंक्लूड करके। जब आप ये अमाउंट कंपनी को पे करते हैं तो कंपनी आपको एक प्रॉपर जीएसटी बिल देती है। अगर आप जीएसटी, आपके पास कोई नंबर है, कोई फॉर्म आप रन करते हैं, तो आप अपना जीएसटी नंबर वहां पर मेंशन करके अपने जीएसटी पोर्टल पे वो जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। इससे कंपनी की ऑथेंटिसिटी भी प्रूफ हो जाती है। ये पहला प्रूफ है हमारे पास, हमने कोई अमाउंट दी, कंपनी ने एक जीएसटी बिल दिया। इसके बाद वेरी सेकेंड डे 24 आवर के अंदर अंदर हमारा और कंपनी का लीज एग्रीमेंट बनता है, जो हमारे पोर्टल पे ऑनलाइन शो हो जाता है और ऑफलाइन हम कभी भी रिसीव कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे जो हमारा ई एग्रीमेंट बन के आता है वो लीज एग्रीमेंट वो किस चीज का है कि 10 साल कंपनी हमारे एसेट को यूज करेगी और कंपनी उसके बदले हमें एक अश्योर्ड रेंट देगी। अश्योर्ड यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, मतलब किसी भी केस में, किसी भी सिचुएशन में कंपनी रेंट को ऊपर नीचे नहीं कर सकती। वहां हमारा रेंट कंपनी के साथ फिक्स है कि कंपनी हमारे एसेट को यूज कर रही है। कौन क्लाइंट होगा, किसको कंपनी देगी, कौन बीच में पॉलिसी ब्रेक करेगा, क्लाइंट वाइज वो कंपनी की हेडेक है। लेकिन कंपनी हमारे साथ जो टाई अप करती है वो ये लीज एग्रीमेंट जो बनता है कि कंपनी हमारे एसेट को आज से ले रही है और 10 साल तक हमें उसका रेंट देगी। 10 साल क्यों देती है सर? क्योंकि यहाँ पे जो सर्वर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है और सर्वर की जो लाइफ है वो 10 साल ही है। किसी भी कंपनी का कैसा भी सर्वर हो, टाटा का, रिलायंस का, अडानी ग्रुप का, वीपी ग्रुप का, किसी का भी, सर्वर की जो लाइफ मानी गई है वो 10 ईयर्स है। 10 साल के बाद सर्वर जाता है ई वेस्टेज के अंदर, यूजेबल नहीं है। तो कंपनी उस एसेट को रन ही 10 साल तक कर रही है, तो कंपनी उसका हमें रेंट भी 10 ईयर्स के लिए देती है। अब यहाँ पे हम फुल सर्वर भी ले सकते हैं और हाफ भी, वो हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है, किसी भी तरीके से बाइंग करके और उसका पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि एक सर्वर में 192 टेराबाइट स्पेस है। हम 1 टेराबाइट से लेकर 5, 10, 24, 48, 96 जो बन जाता है हाफ सर्वर, जिसकी आप बात कर रहे थे, 192 यानी कि कंप्लीट सर्वर। तो हर एक इंसान अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग बाइंग करता है, उसका जीएसटी बिल मिलता है, लीज एग्रीमेंट पे हम देते हैं, कंपनी उसे एसएलबी मॉडल के अंदर रन करती है, एक रेवेन्यू मार्केट से जनरेट करती है और उसके बदले हम एक रेंट पे करते हैं। एक क्वेश्चन सर आपका और था उस टाइम जो मेरे माइंड में भी है कि आपने एक बात करी थी कि कंपनी रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट करती है और कितना वो हमें रेंट देती है, राइट? ये मैं आपको, हाँ जी 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 सर, मैं सर आपको क्लियर करूँ थोड़ा सा कि कंपनी कितना वो रेवेन्यू मार्केट से जनरेट करती है। जी जी सर बताइए। हाँ जी, कंपनी का सर रेवेन्यू मॉडल क्या है, देखो एक सर्वर पे अगर कंपनी हमें 1,98,000 रेंट देती है,
यानी कि लगभग हम 2 लाख इसको मान सकते हैं कि कंपनी हमें 2 लाख रेंट देगी। राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ, बल्कि इससे कम आता है। टैक्स डिडक्शन के बाद 5% सर्विस चार्जेस डिडक्ट होते हैं और 2% टीडीएस, और रेंट इनकम का टीडीएस 2% होता है, आपको पता है। तो 7% की डिडक्शन के बाद हमारे अकाउंट में जो इनकम आती है एक सर्वर की वो है 1,85,000। अगर हम हाफ सर्वर की देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो 50% बन जाती है। तो ये एक अमाउंट हमें रिसीव होती है, बट कंपनी इसका मार्केट से कितना चार्ज करती है, ये क्वेश्चन है सर। एक सर्वर का कंपनी जो मार्केट से लेती है वो सर मिनिमम 12 से लेके 15 लाख, अदरवाइज 30 लाख 40 लाख। कंपनी की एक डील तो ऐसी भी है जहां पे कंपनी एक सर्वर पे 1 करोड़ रुपया चार्ज करती है मंथली रेंट। ऐसा क्यों होता है सर, ये फ्लक्चुएशन है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप जो डेटा वहां पे स्टोर कर रहे हैं वो किस तरीके का है। जैसे दो लोगों ने कंपनी से सर्वर लिया हुआ है। एक कोई कंपनी जिन्होंने नॉर्मल कॉन्टैक्ट्स या एड्रेस अपने क्लाइंट्स के सेव कर ले, नॉर्मल डाटा है जो पड़ा रहेगा वहां पे, बहुत ज्यादा यूज भी नहीं होना। एक है कोई सिंगर है जिन्होंने अपना एक म्यूजिक वीडियो शूट किया और उस सर्वर में उन्होंने म्यूजिक वीडियो को रखा हुआ है। तो सर आप समझ पा रहे हैं शायद कि वो जो वीडियो है तो उसका कंटेंट एचडी में होगा, और उसकी जो उसके लिए जो पीछे बैक एंड पे जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि उसे रन काफी बार किया जाएगा, इंटरनेट पे बार बार वो चीज सर्च होगी, बार बार लोग उसे वॉच करेंगे, और एक ही समय पे हजारों लाखों लोग भी उसे वॉच कर सकते हैं। तो वो डेटा एक अलग तरीके का डेटा है, वो शायद सर हम समझ पा रहे हैं। जैसे अगर हमारे घर पे एक हमने रूम देना रेंट पे, दो तरीके के लोग हैं। एक काइंड एक आपने रूम दिया किसी को, योगा क्लास चलानी है किसी ने, या कोई ट्रेनर टाइप है कोई जिसने छोटे छोटे बैच चलाने हैं उस रूम में 10-10 12-12 लोगों के, दिन में 3-3 4-4 बैच। और एक ऐसे प्रोफेशनल इंसान को दिया है जिसका उस सिटी में काम ही 3 से लेके 4 बार है कि जी मैं सिटी में 3 से लेके 4 बार आऊंगा और मेरा बस एक ठिकाना होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे रुकना है। तो शायद जो 3 से 4-5 बार सिटी में आएगा, हफ्ते में एक विजिट करेगा, उसको शायद आप 1500-2000 में भी रूम दे दोगे, क्योंकि वो हमारे लिए हेडेक ही नहीं है, परेशानी नहीं है, रूम के लॉक लगा हुआ है, रूम सेफ है हमारा। लेकिन जिस इंसान ने पूरा दिन रूम को यूज करना है प्रॉपर, तो रनिंग वहां पे बहुत ज्यादा है, यूज बहुत ज्यादा है, तो उसको शायद हम 10 से लेके 12,000 चार्जेस बताएंगे। डिफरेंस सर ये है बस, और कुछ भी नहीं है। तो मिनिमम कंपनी जो चार्ज करती है एक सर्वर पे वो 12 से लेके 15 लाख बड़े अच्छे से कंपनी को मिलता है। कंपनी उसके बदले हमें 2 लाख देती है, और 2 लाख कंपनी डालती है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कंपनी यहाँ पे डीएसए मॉडल भी यूज करती है। क्योंकि अगर कंपनी को कोई भी फंड रेज होता है किसी के रेफरेंस से, तो कंपनी उसको इंसेंटिव देती है, और वहां पे जो इंसेंटिव बनता है, रेफरल इनकम जो बनती है, कंपनी 2 लाख रेंट देती है क्लाइंट को, और उसी सर्वर का 2 लाख डिस्ट्रीब्यूशन में डालती है। अगर ये 4 लाख रुपीज हम हटा दें तो बाकी जितना अमाउंट बच गया ना, ये सारा कंपनी का। यस। जी सर, इसके अलावा बताइए सर, कोई क्वेश्चन है तो बाद में तो हम कर सकते हैं जैसे कि कंपनी का अपना आईपीओ कब तक लेके आ सकती है, जिससे आगे चलकर कुछ जो इन्वेस्टर है इसके साथ में उसको कुछ और प्रॉफिट मिल सके ज्यादा इसमें। जी सर, आपको सर शायद ये भी चीज क्लियर होगी। देखो अगर आप ये मेरे से पूछते हैं कि कंपनी लोन हम जब लेते हैं तो आईपीओ के थ्रू भी आप पैसा जनरेट कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है कि फंड रेज करने का यस एक वे यस है ना। यस। लेकिन सर सेबी का जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग 3 साल तक आपको अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल में शो करना जरूरी है, 3 इयर्स के लिए। जैसा कि सर मैंने आपको बोला कि जो ये वेंचर है ना अबैकस, कंपनी फंड रेज वीपी ग्रुप के नाम से नहीं करेगी। वीपी ग्रुप तो 8 साल पुरानी कंपनी है, उसके तो काफी वेंचर्स हैं जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, माई इंटरनेट, माई क्लाउड, कैम, माई ई पॉइंट, की सारी मैंने बात करी आपसे, है ना। लेकिन जो अबैकस जो डेटा सेंटर में जो डील करता है, जैसे टाटा का जूडियो कपड़ों में डील करता है ना, उसी तरीके से वीपी ग्रुप का जो अबैकस है, हम उसी की बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। तो अबैकस को स्टार्ट हुए 15 मंथ हुए, जैसे ही ये 3 साल तक कंप्लीट अपना 3 इयर्स कंप्लीट करता है, कंपनी अपना आईपीओ डेफिनेटली लॉन्च करेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपनी की ऑलरेडी प्लानिंग है सर। अच्छा अच्छा, इसका वेंचर वीपी का वेंचर अबैकस। हाँ जी, हाँ जी, वीपी का वेंचर है, जैसे सर जियो रिलायंस का वेंचर है। यस यस। जी जी, सर रिलायंस इसका स्मार्ट। यदि अपन को बैलेंस शीट देखना हो कंपनी का तो अपन चेक कर सकते हैं। बिल्कुल चेक कर सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी बहुत ट्रांसपेरेंसी रखती है इस चीज के अंदर। जी। और
मैं कल इसीलिए जा रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सर्वर डालना है पूरा 49 लाख रुपीस, और 6 से लेकर 7 मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पिछले 5-7 दिन से मुझे क्वेरीज कर रहे थे अलग अलग सिटी से। जी 2 क्लाइंट है जो बीकानेर से आ रहे हैं, एक है इंदौर से आ रहे हैं, 2 मेरे साथ अलवर से ही जा रहे हैं। तो इस तरीके से 6-7 टोटल हम क्लाइंट हैं जिनको विजिट करनी है और चीजों को बहुत क्लोजली देखना है। सभी एजुकेटेड है, जिनमें से 2 एडवोकेट है और एक टीचर है और बाकी 2-3 का बिजनेस है अपना। इसका तो मैं बैलेंस शीट इसलिए के कर रहा लिए हूँ। वहाँ विजिट करना पड़ेगा चंडीगढ़ के लिए फिर, या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकती है? मैं सर ट्राई करता हूँ, अगर ऑनलाइन पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ऑनलाइन बिल्कुल भेज सकता हूँ, है ना, अगर पॉसिबल हुई तो। बट उनको ये था कि वो कंपनी को क्लोजली देखना चाहते थे, ऑफिस विजिट करना है उनको, कंपनी के जो ऑनर है उनके साथ बात करनी है, कंपनी के जो टेक्निकल हेड है अमनदीप जी, उनके साथ उनको बैठना है, आधे पौने घंटे का एक सिटिंग लेनी है। और मेरे मतलब हमारा जो ग्रुप है ना बेसिकली सर, उसके अंदर एक मतलब एक ऐसे इंसान भी जिनके बिजनेस एजुकेशन बहुत है, मनदीप सिंह चहल सर। तो उनके साथ भी उनको बैठना था, चीजों को डिस्कस करना था। तो मनदीप सर, अमन सर और कंपनी के जो ऑनर हैं उनके जो बेटे हैं नवजोत सर, जो इस कंपनी के डायरेक्टर है, वो तीनों कल वहीं पे हैं। तो इसलिए वो मेरे साथ जा रहे हैं ताकि चीजों को और अच्छे से देख लें, चीजों को अच्छे से क्लियर कर लें। कुछ क्वेश्चंस क्वेरी हैं तो वहीं जाके क्लियर हो जाएं। और ये जो नॉर्मल जो चीजें हैं जैसे बैलेंस शीट देखना, कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स देखना, कंपनी के जो टाई अप्स हुए हैं उनको देखना, कंपनी के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी कंपनी शो कर सकती है वो सारे उनका है कि वो देखें। क्योंकि मैं कई बार जाके अपने क्लाइंट्स को पहले भी दिखा चुका हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी आज से स्टार्ट नहीं हुई, मेरी मेरी जर्नी कई मंथ पहले स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैंने वो चीजें बहुत बार देखी हैं और मेरा उसी के बेस पे एक ट्रस्ट है, बहुत चीजें मैं समझ चुका हूँ। लेकिन जब क्लाइंट पहली बार इंट्रोड्यूस होता है किसी भी सिस्टम से, तो 4 क्वेश्चन होते हैं सर मार्केट को लेके कि किस तरीके से हम सेफ है। तो मैं ट्राई करूंगा, अगर ऑनलाइन भेजा जा सकता है तो मैं बिल्कुल आपको भेज दूंगा, क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने देखी है उन्होंने वहीं जाके ही देखी है ना। अगर पॉसिबल हो तो पक्का भेजूंगा, अदरवाइज सर कंपनी का हेड ऑफिस मोहाली में है, कभी भी विजिट कर सकते हैं, जब आपका प्लान बनता है हम आपस में प्लान करके कभी भी निकल सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर इसका एग्रीमेंट यदि कोई एक सर्वर के साथ जाता है, इसमें एक सर्वर के साथ सॉरी जाता है तो यदि सर्वर के साथ कोई जाता है इसमें, तो एग्रीमेंट में कंपनी की सिक्योरिटी कुछ देती है कि इसके साथ में, क्या आपके साथ में कुछ सिक्योरिटी देती है कि इसके साथ आप कर सकते हो तो आपका अमाउंट सेफ है? मैं आपको बताता हूँ सर, कुछ ऐसे क्लाइंट है जो Approximately Prashant Meena, +91 8432686231. सॉरी सर डिस्कनेक्ट हो गई। यस यस। जी सर आपने क्या बोला, सिक्योरिटी की बात कर रहे थे शायद, है ना? जी होता क्या है सर, देखो मैं बताता हूँ कि कंपनी पहली बात तो दो जो लीगल डॉक्यूमेंट है, एक जीएसटी का बिल और एक लीज एग्रीमेंट, दोनों कंपनी हमें देती है, बन जाते हैं। इसके बाद अगर आप स्टाम्प पे चाहते हैं कि मुझे ऑफलाइन भी कुछ लेना है कंपनी से, तो वही चीजें ऑफलाइन आप अपने स्टाम्प पे 500 का 2000 का अपना एक स्टाम्प बना के कंपनी से प्रॉपर चीजें ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं सर जो है ना अपना लाइक कैश में स्टार्ट करते हैं, कि जिनके पास अमाउंट कैश के अंदर है और वो शुरू करना चाहते हैं। तो उनको कंपनी क्या करती है कि कंपनी की एक रियल एस्टेट में कंपनी है आंगन सोसाइटी नाम से, चंडीगढ़ में जीरकपुर में, ये 3 BHK अपार्टमेंट बनाती है, फुली फर्निश्ड और सेल करती है। तो कंपनी क्या करती है सर, जो लोग कैश में अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, केवल कंपनी केस, उनके साथ क्या करती ओनली केस? है जी, हाँ जी हाँ जी, ओनली कैश। आप शायद समझ पा रहे हो कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास एक सेपरेट मनी है जो उसको हिडन रखना चाहते हैं, तो कंपनी वहां पे कुछ केसेस के अंदर अगर पॉसिबल है तो कंपनी उन्हें उस अमाउंट को एज ए सर्वर ना शो करके आपको एक फ्लैट सेल कर देती है, और सर्वर आपको एज ए गिफ्ट दे देती है, जहां पे आप इस तरीके से वो एक सिक्योरिटी भी हो जाती है 26 मंथ के लिए, जब तक कि आप अपने कैपिटल को रिकवर नहीं कर लेते।
यानी कि 26 महीने तक आपके पास वो फ्लैट आपके नाम पे रहता है, और जब आपके रेंट वाइज आप 26 महीने में रेंट लेके अपने कैपिटल को जब रिकवर कर लेते हैं, तो फिर वो चीज वो वहीं पे ब्रेक हो जाती है कि आपका एसेट नहीं है जो आपने लिया था। तो इस तरीके से कंपनी सिक्योरिटी देती है, क्योंकि अगर मैं किसी ये इंसान को अगर कैश अमाउंट दूंगा, तो मेरे पास बैकअप पे कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैंने किसी को क्या अमाउंट दी, राइट। तो वहां पे कंपनी इस तरीके से थोड़ा सा करती है कि इस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। वो अपना 3 BHK अपार्टमेंट जो 60-70 लाख की बर्थ रखता है, वो उन्हें सील करके उसके नाम पे रजिस्ट्री होगी, और उन्हें सर्वर एज ए गिफ्ट दे देती है। और 26th मंथ का एक टाई अप होता है कि 26th मंथ आप इसके ऑनर रहेंगे जब तक कि आप प्रॉपर रेंट रिसीव नहीं कर लेते। रेंट रिसीव आप कर चुके हैं तो वो टाई अप वहीं ब्रेक हो जाता है, उसके बाद आप प्रॉपर अपना रेंट ले 10 साल तक कोई इशू नहीं। अच्छा सर, जैसे इसमें कोई आगे चलकर इसमें कोई कैरियर देखना चाहता है, क्या चीज सर? एज ए कैरियर देखना चाहता है कोई इसमें, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कैसे पॉसिबल है इसमें? सर इसके अंदर एक रेफरल मॉडल है, बहुत अच्छा रेफरल मॉडल है, बहुत अच्छी इनकम बनाई जा सकती है। देखो अगर कोई भी कंपनी के लिए फंड रेज होता है आपके रेफरेंस से, जैसे आपने हाफ सर्वर की आप बात कर रहे थे, 26 लाख रुपीस पे करके आपने हाफ सर्वर लिया, आपका एक रेंट फिक्स हो गया, अप्रोक्सीमेट बन रहा है ना, 98,000 के करीब आपको रेंट आना स्टार्ट हो गया। आपके रेफरेंस से कोई हाफ सर्वर फिर जाता है, या मैं बोलूं सर्वर, आपके रेफरेंस से माना कोई सर्वर कोई भी एसेट ऑन करता है, बाइंग होती है किसी सर्वर की आपके रेफरेंस से, तो उस सर्वर का उस अमाउंट का 18% जो जीएसटी है उसे डिडक्ट करने के बाद अमाउंट बचेगा 49 लाख से। अगर हम 18% जीएसटी हटाएंगे तो फ्रेश अमाउंट बचेगी, बेसिक अमाउंट बचेगी 40 लाख के आसपास। कंपनी उसका 5% आपको देती है सर, वन टाइम इनकम एज ए रेफरल इनकम, तो बनती है 2 लाख रुपीस। और जितना आपके जो क्लाइंट है जिन्होंने सर्वर बाय किए है, उनको जितना रेंट आएगा ना हर महीना, उस रेंट का 20% रेंट आपके रेंट में ऐड होके आएगा 10 साल तक। ये सेकंड इनकम है। कंपनी आप जब भी आप कोई भी फंड रेज करते हैं कंपनी के लिए, तो कंपनी आपको 2 इनकम देती है, एक रेफरल इनकम जो कि 5% है, वन टाइम एक बार आया खत्म, ये आपको आएगा रेंट का 20%। जब तक रेंट आपके क्लाइंट को आएगा 10 साल तक आपको भी उनके साथ आता रहेगा। अच्छा सर, यदि इसमें जैसे कोई हमें चलो ठीक, कोई जैसे हमारा स्कूल का फर्म है, तो प्राइवेट स्कूल भी रनिंग करते हैं हम, तो उसका हमें यदि डेटा सेव करना हो, अगर इसमें साथ में स्पेस चाहिए होता है इसमें, तो तो वो पॉसिबल है इसमें कि हम स्पेस ले सकते हैं अबेकस के अंदर? बिल्कुल ले सकते हैं सर, बट इसके लिए आपको कंपनी से बात करनी पड़ेगी डायरेक्ट, क्योंकि जो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो कंपनी ने नाम से शेयर करी हैं, और वो शायद एक अलग सेगमेंट हो गया। अच्छा बेसिकली जो एसएलवी मॉडल है ना, उस मॉडल का मैं पार्ट हूँ, जहाँ पे आप कोई भी एसेट सेल करके उसको एक रेंट के बेस पे आप उसके साथ कंपनी के साथ एक अटैच हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, और एक प्रॉपर एक अपने बेसिकली सर ये है कि आप अपने कैपिटल पे एक अच्छी रिटर्न ले सकते हैं। अगर हम कैलकुलेट करें सर, तो अगर मैंने अपने फंड कंपनी के साथ ऐड किए हैं 26 लाख अगर मैं डालता हूँ आज, तो मुझे कंपनी हर महीना 1 लाख रुपए देती है। नहीं, अगर मैं जैसे इसे काउंट करता हूँ, हाँ वो सही है आपकी बात, लेकिन मैं ऐसे पूछ रहा था, ऐसे जैसे कि अपन माई जियो यूज करते हैं तो उसमें नीचे लिख के आता है क्लाउड, और हाँ जैसे बिल्कुल, आईफोन में यूज करते हैं तो आईफोन में भी आई क्लाउड करके आता है, iCloud, तो एंड्रॉइड में गूगल ड्राइव। हाँ, तो वो सेम चीज पूछ रहा था, जैसे कि इसमें ऐसा कुछ सिस्टम है कि इसका एप्लीकेशन जिसके अंदर अपन? वो ऑलमोस्ट सर का सारा काम हो चुका है। अच्छा कंपनी अपना एक ऐप लॉन्च कर रही है जहाँ पे आपको 15 GB फ्री देगी, जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के एसोसिएट हैं ऑलरेडी, तो आपने कोई एसेट ऑन की है, चाहे एक टीवी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसके बाद आप सेम जैसे गूगल ड्राइव पे हमें मंथली पे करना पड़ता है, आई क्लाउड पे हमें मंथली चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसी तरीके से मंथली चार्जेस पे करके हम एक टीवी 2 टीवी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेंट पे ले सकते हैं। अच्छा सर, ये पहले नहीं था, ये कंपनी ऑलमोस्ट सारा कुछ हो चुका है, बस ये अनाउंस करना और ऑफिशियली अनाउंस करना और चीजों को सामने लेके आना बाकी। हार्डली 15 से लेके 20 दिन या लास्ट एक मंथ का काम है। अच्छा सर, सर इसके जो कल हमारा सेशन था कंपनी के साथ, तो कंपनी ने वहीं पे चीजें डिस्क्लोज की हमारे साथ। जी सर, इसका सर जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो? सर लीगल डॉक्यूमेंट्स में देखो, जितनी भी आईटी से रिलेटेड जी टेक्निकल टर्म्स में
जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं सारे के सारे कंपनी के पास। जो मेजरली देखने वाली जो चीज है ना, देखो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं सर जो हर जगह रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। और एक फर्म को या एक कंपनी को रन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जितने भी चाहिए, आप तो मुझे बस ये बता दो कि ये वाला डॉक्यूमेंट है क्या, है ना। मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मेलिटीज वाइज हम देखें तो जब मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ था, मैंने चीजों को समझा था, तो मेरी 1.5 महीने के करीब हमारी रिसर्च थी, जिसमें मैंने आपको बोला हमने डेटाओं को बहुत अच्छे से देखा और उसे रिजेक्ट करके ही हमने बीएलडी ग्रुप को एक्सेप्ट किया था। तो पहले हमने सर एक टेक्निकल इंसान को हायर किया था और एक एडवोकेट और एक सीए, 3 लोगों को हायर करके हमने कम से कम 25 से लेकर 30 दिन की एक प्रॉपर रिसर्च की सिस्टम पे। हर तरीके से सिस्टम को खंगोल के देखा कि क्या चीजें हैं, कैसे काम करती हैं, क्या फंक्शनिंग है। और जब वो चीजें सामने आई ना, जो डॉक्यूमेंट्स सारे जो लीगल चाहिए होते हैं सारे सामने थे, सारी चीजों को देखा गया, बट फिर लेकिन भी कौन उसमें कौन से बहुत सी डॉक्यूमेंट्स है जो जिसके बेस पे आपने किया था? सर मैं आपको अभी सेंड कर सकता हूँ फोन कट करने के बाद ही। अप्रोक्सीमेट 40 के समथिंग पीडीएफ है मेरे पास। अच्छा सर। हाँ, 40 के समथिंग है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मुझे ये बता दो कि ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे तो मैं सर इतना आपको वही आइडिया कर नहीं है, दूंगा मैं कंपनी का पहले ही सारा। बताया था आपको, मुझे टेक्निकल ऐसा कोई आइडिया नहीं है आईटीआई फील्ड का। हाँ जी, तो बट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वैसे वो शेयर करने वाली ज्यादा चीजें हैं नहीं, बट फिर भी अगर आप मेरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मेरे से कनेक्ट हुए, हमारी बात हो रही है इतने अच्छे नोट पे, तो मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगा। आप टाइम निकाल के उनको चेक करिए, कोई दिक्कत ओके सर, थैंक यू। एंड सर नहीं। जी एज ए मुझे ये वर्ड बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई ऐसे गारंटीज होती है तो जी जी जी। उसके भी यहाँ पे क्या वो बता सकते हो आप कि इसमें कोई गारंटी मिल सकती है किसी के थ्रू, या फिर क्या है कंपनी के थ्रू, या फिर? देखो सर, पता है गारंटी गारंटी क्या होती है? बिजनेस का मतलब दो चीजें होती है। जब भी हम कहीं मार्केट में बिजनेस करने के लिए जाते हैं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, है ना। जी, मैं आपसे बहुत अच्छे से बात लेकिन करता हूँ सर क्योंकि आपकी बिजनेस मार्केट एज ए नॉलेज रिस्क, है। सेकंड टाइप वर्ड ऑफ द रिस्क। मैं समझ गया सर, जिस तरीके से मार्केट में चीजें चलती हैं, हमारे मन में हर तरीके के थॉट्स आते हैं। यस यस। लेकिन जब भी डिसीजन लेना होता है, जैसे मैंने एक डिसीजन लिया, है ना, तो मैं आपको अगर बताऊं तो मुझे किसी इंसान ने गारंटी नहीं दी, जी बट मेरे को गारंटी अपने आप ही कुछ चीजों से मिल गई। वो जी चीजें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि क्या चीजें होती हैं। देखो लीगली आप कहीं पे भी कुछ भी शुरू करते हैं, तो जी। आप दो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया है तो जीएसटी बिल, लीज पे कहीं दिया है तो लीज एग्रीमेंट, ये सबसे बड़ी गारंटी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो सर बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो ये देखना होता है कि लॉस का परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। यस यस। सिस्टम में, हाँ जी 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 सर, बताइए कंटिन्यू। सर, सिस्टम में जैसा होता है ना कि मार्केट के अंदर कोई गलत होना, स्कैम फ्रॉड, मैं बोल रहा हूँ ये चीज तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। बट एक बिजनेस जहां पे वर्ड आ गया, हर बिजनेस के साथ आप ये बात समझते हैं कि एक एसोसिएटेड रिस्क हर बिजनेस के साथ होती है। हर बिजनेस दुनिया में अगर कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बिजनेस भी चल रहा है ना, तो उसके साथ भी एक रिस्क एसोसिएट होती है, चाहे वो 0.00001% ही क्यों ना हो। यस। जहां पे ये 0.001 भी हट गया ना, इसका मतलब बिजनेस ही नहीं है, राइट। आज इंडिया का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस होगा ना, जो सबसे बढ़िया चल रहा होगा, उसके साथ भी 0.0001% रिस्क एसोसिएट है। एग्री करोगे सर आप? यस यस। अगर इस बिजनेस के आप फ्लॉप होने का और खत्म होने का कारण ढूंढने की कोशिश करोगे, तो सिर्फ आपको एक मिलेगा, जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। और आप ये समझना, ये अपने आप से पूछिएगा क्या ये पॉसिबल है सच में। इस बिजनेस के खत्म होने का सिर्फ एक ही कारण है सर, डेटा स्टोरेज। कंपनी अगर कल को अगर इंटरनेट दुनिया से चला जाए तो डेटा क्रिएट नहीं होगा। समय के साथ साथ डेटा क्रिएशन आपको पता है बढ़ रही है। पहले हम 100 MB के अंदर पूरा मंथ निकालते थे, फिर 1 GB के अंदर, आज हमें एक दिन के अंदर 2 GB भी कम पड़ जाता है। 5G प्रॉपर आने वाला है, पर डे 24 GB मिलेगा हमें, और वो भी वैसे ही खत्म कर देंगे जैसे हम 2 GB आज कर देते हैं। इसके बाद 6G 7G, जैसे जैसे जी बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंटरनेट की स्पीड और क्वालिटी दोनों बढ़ रही है, तो डेटा स्टोरेज बढ़ेगा। डेटा स्टोरेज की नीड बहुत ज्यादा है। जब ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ ना सर, आप ये डेटा इंटरनेट से उठाना, अदरवाइज मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इंडिया को 40,000 डेटा सेंटर चाहिए, 40,000 डेटा सेंटर 2026 के एंड से पहले। और अभी सिर्फ कितने हैं, छोटे बड़े सारे मिला के 400 से कम चाहिए। 40,000 है सिर्फ 400, मतलब मार्केट पूरी खाली है, पूरी मार्केट फ्रेश है। 1% मार्केट कवर है, 99% मार्केट खाली है। मैं सर किसी भी सिस्टम को जब पिक करता हूँ, मैं उसमें तीन चीजें देखता हूँ। तीन चीजें हमें वीपी ग्रुप के साथ मिलती हैं, और जहां पे
वो अपने आप में हमें बहुत बड़ी गारंटी देती है। पहला, सिस्टम की ऑथेंटिसिटी। हर तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट कंपनी के पास। कंपनी मनी रोटेशन पे नहीं, मनी जनरेशन पे काम करती है। जिस कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है, नीट एंड क्लीन है। कंपनी बहुत सही तरीके से ग्रो कर रही है। जितने भी वेंचर्स है कंपनी के, कोई भी लॉस में नहीं है और कोई लोन पे नहीं है। सारे के सारे वेंचर प्रॉफिटेबल है और अच्छे तरीके से कंपनी के ग्रो कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 सर, कंपनी का ग्रोथ फेस में, जिस बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं ना, उसका ग्रोथ फेस में होना बहुत जरूरी है। हर एक बिजनेस शुरू होता है मार्केट में, कोई इंडस्ट्री आती है नहीं, पहले वो इंट्रोडक्शन फेस में होती है, फिर वो जाती है ग्रोथ फेस में। सबसे अच्छा टाइम होता है किसी इंडस्ट्री को पिक करने का, ज्वाइन करने का, जब वो ग्रोथ फेस में हो। ग्रोथ फेस मतलब, अगर हम आज से जैसे बात करते होते हैं, जैसे एक बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी जब स्टार्ट हुई थी तो उसमें बिटकॉइन एक अच्छा कॉइन था। आज तो बहुत सारे स्कैम और फ्रॉड भी आ चुके हैं मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के नाम पे। बट जब बिटकॉइन आया था तो वो एक बहुत ही ऑथेंटिक और सही टाइम की चीज थी। जितने लोगों ने उसे पिक किया, बाय किया, जितने लोग वहां इन्वॉल्व हुए, आज वो लोग एक अच्छी हाइट पे हैं, राइट। तो ये डेटा सेंटर इंडस्ट्री का जो ये पीरियड है, ये ग्रोथ पीरियड है। और इंडस्ट्री ग्रोथ के बाद जाती है मैच्योरिटी फेज के अंदर, फिर उसके बाद डिक्लाइन फेज के अंदर, और एक स्टक हो जाती है। तो ये एक राइट टाइम है डेटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करने का। तीसरा, हाई टेक्टिंग मॉडल। अगर आप एक ऐसा बिजनेस चूज करते हैं जहां पे मॉडल हाई टेक्टिंग है, लाइक रियल एस्टेट एक हाई टेक्टिंग बिजनेस है, डेटा सेंटर इंडस्ट्री का हाई टेक्टिंग मॉडल है। मैं अगर एक ऐसे बिजनेस को कर रहा हूँ जहां पे, अगर हम सेल्स लाइन से थोड़ा सा बात करें, क्योंकि आपने करियर से रिलेटेड मेरे से बात करी है, कि अगर हम करियर वाइज देखें तो फिर कैसे देख सकते हैं। अगर सर मार्केट में ऐसी कंपनीज भी है जो जैसे प्रोडक्ट सेलिंग होगी, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग में, आपका अगर प्रोडक्ट बिकना ही 2000 का है तो कंपनी आपको 2000 के बदले 100 या 200 रुपए दे सकती है, इससे ऊपर कंपनी आपको नहीं देगी। मतलब आपको अगर एक अच्छी इनकम तक पहुंचना है तो आपको क्लाइंट्स बहुत ज्यादा चाहिए, एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और ग्राउंड पे जो आपकी मेहनत होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और उसके बदले रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि लो टेक्टिंग मॉडल है। ये एक हाई टेक्टिंग मॉडल है। हाई टेक्टिंग मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लाइंट से बात करने की नीड नहीं है, कम और अच्छी क्वालिटी के क्लाइंट से बात करने की नीड है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा टाइम दे सकता हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस अच्छे हैं और मैं आपको रिप्लाई करने में मुझे भी मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत कम लोगों से बात करनी है, अच्छे लोगों से बात करनी है, हाई टेक्टिंग मॉडल है। तो आप इसको एक्चुअल में, आपका जो मेन काम है आप उसके साथ भी कर सकते हैं। जब हम कई बार बोलते हैं कि यार उस काम को भी कर सकते हैं, नहीं, आप उस काम को कर, जैसे मैंने, हमने कोई ऐसा बिजनेस चूज किया जहाँ पे प्रोडक्ट अमाउंट बहुत कम है, तो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स चाहिए, नंबर ऑफ क्लाइंट्स की संख्या बहुत ज्यादा चाहिए। जब वो ज्यादा चाहिए तो आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। टाइम अगर आप ज्यादा देंगे तो तभी दे सकते हैं जब आपका वो मेन काम हो, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे आप सेपरेटली अगर आप 1-1.5 घंटा भी निकालते हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 3-4 दिन में एक प्रेजेंटेशन भी होगी, इनफ है। बहुत ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, और उसके बाद भी इनकम बहुत अच्छी बन जाएगी। अभी मेरे क्लाइंट है सर, मैंने एक स्टोरी पोस्ट करी है इंस्टाग्राम पे। मेरे क्लाइंट है जिन्होंने 5 से 6 महीने पहले शुरू किया था, और अभी उनका जो टोटल पे आउट है यहाँ पे वो 28 लाख रुपीज है, यानी कि 2.8 मिलियन। अगर हम मंथली कैलकुलेट करें तो लगभग 4 से लेकर 5 लाख अमाउंट बन जाती है एक महीने। तो अच्छा खासा पे आउट है, लोग ग्रो कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो रिटर्न्स बहुत अच्छी हैं। अगर हम रेंट को कैलकुलेट करें अपने कैपिटल के हिसाब से तो रिटर्न बड़ी अच्छी बन रही है। उसके बाद जो रेफरल मॉडल है वो बहुत अच्छा है, वहां पे आपको पे आउट बहुत अच्छा मिलता है। नॉर्मली सर होता क्या है, जब मार्केटिंग लाइन में अगर हम जाते हैं तो एक एफर्ट का आपको एक ही रिवॉर्ड मिलता है। आपने कोई एफर्ट किया, सेल क्लोज करी, आपको उसका इंसेंटिव मिला, बात खत्म। या ऐसा नहीं है सर, आप कोई भी एक एफर्ट करते हैं, आज कोई भी एक एफर्ट, आपका आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है, बट उसका आपको 10 ईयर्स के लिए भी रिवॉर्ड दिया जाता है, यानी कि रेंट ऑन रेंट। आपको उसके रेंट का जो 20% आना है, अगर आपने एक सर्वर क्लोज किया तो आप सर कैलकुलेट करिए, आपके क्लाइंट को जिन्होंने सर्वर लिया है उनको रेंट आएगा हर महीने का 2 लाख। उसका अगर हम 20% कैलकुलेट करें तो बनता है 40,000। आपने लिया था हाफ सर्वर तो आपका रेंट आ रहा था लगभग 1 लाख, लेकिन वो सेल क्लोज होने के बाद आपका रेंट 1 लाख नहीं है, आपका रेंट है सर 1,40,000। कब तक? अगले 10 साल तक। ये हर महीने आना है। तो ये एक वे है काम करने का। सर ये जैसे सर यहाँ पे है जी। इसमें कितना प्रॉफिट आता है, ईयरली कितना प्रॉफिट जनरेट करता है इसमें? सर एनुअली अगर आप रिटर्न निकालोगे ना अपनी इन्वेस्टमेंट पे, अपने कैपिटल पे, तो 40% से अबव बन जाती है। अच्छा, अगर तो कंपनी सर्वर पे हमें 2 लाख रुपए दे रही है तो लगभग 4% से ऊपर जा रहा है मंथली।
और अगर हम इसको अच्छे तरीके से कैलकुलेट करें तो 40 क्रॉस कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। 4.1 समथिंग कुछ बनता है। मेरे पास में अगर थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि मेरे कोई भैया हैं बड़े वाले, तो पेमेंट पड़ा तो बोल रहे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या फिर कोई ऐसा कोई है जिसके अंदर अच्छा प्रॉफिट है। तो मैं सोचा था आईटी सेक्टर का जो फील्ड है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा एज ए। अगले 2 मिनट आप सर मुझे अगले 2 मिनट दो, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा जी क्योंकि मेरी बहुत सारे ऐसे लोगों से बात हुई है जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में बहुत पैसा डाला हुआ है जिन्होंने, है ना, जी बट उन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया है डेटा सेंटर इंडस्ट्री जी और आज वो बहुत खुश है, बहुत अच्छे रिटर्न्स वो ले रहे हैं। एक सर नॉर्मल हम बात करते हैं, हमारे पास सर 1 CR है, 1 करोड़ आपके पॉकेट में आ जाए, आप एक 50 लाख डालिए डेटा सेंटर में सर्वर पे, आपने 50 लाख डाला और एक सर्वर बाय कर लिया डिजिटल एसेट। एक 50 लाख डालिए आप कहीं पे लैंड में, आपने फिजिकल एसेट बाय कर लिया, वो लैंड है, वहां भी पैसा आपने डाल दिया, वो आपने बाय कर ली, ऑनरशिप आपके पास आ गई, रजिस्ट्री हो गई, प्रॉपर ऑनर आप बन चुके हैं उसके। सर्वर में आपने पैसा डाला, आपको जीएसटी बिल मिल चुका है, सीरियल नंबर मिल चुका है, सर्वर आपके नाम पे बन चुका है, आईपी एड्रेस आपको मिल चुका है सर्वर का, प्रॉपर आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं। दोनों एसेट आपकी है, लेकिन एक है सर वर्चुअल लैंड, एक है फिजिकल लैंड। दोनों में सर फर्क देखिए, वर्चुअल लैंड और फिजिकल लैंड के अंदर क्या डिफरेंस है, कितना रेवेन्यू किस तरीके से बनाएंगी। एक सर्वर सर हमें टैक्स रिडक्शन के बाद हमारे अकाउंट में जो इनकम दे रहा है, रेंट दे रहा है हर महीने का, वो सर 1,85,000 है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 10 साल के साथ, यानी कि 120 मंथ्स के साथ, तो हमारा ये पे आउट लगभग 2.25 करोड़ से ऊपर बनता है, 2.25 करोड़ से ऊपर। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ कैपिटल को शिफ्ट किया, हर महीने रेंट लेना स्टार्ट किया, और इस रेंट को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये रेंट बन जाता है 2.25 करोड़ से ऊपर। आप सर रियल एस्टेट की समझ रखते हैं बिल्कुल, क्योंकि हम सब मार्केट में देखते हैं चीजें कि किस तरीके से चल रही है। अगर मैं सर आज कोई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं पे 50 लाख रुपए डाल के कोई प्लॉट बाय करता हूँ एक अच्छी सी जगह पे, तो वो 10 साल में या तो 1 CR का हो जाएगा या 1.5, ज्यादा ही अगर हम बहुत खींच दें उसे तो 2 CR भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें दोनों में तो फर्क है, बट मुझे लगता है ये कंपैरिजन करने का सर सही टाइम नहीं है, क्योंकि वहां पे हमने अपनी जो फिजिकल लैंड है, प्लॉट है, उसे हमने सेल किया है प्रॉपर्टी को 10 साल के बाद, तो हमें इकट्ठा कितना पैसा आया, 1 या 1.5 या 2 करोड़। ये सर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि वो आपको पता है कि सिचुएशनल है, कई बार आपको 3 टाइम्स मिल जाता है, कई बार आपको 4 टाइम्स भी मिल जाता है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आप चीजें कैसे कर रहे हो, तो उसमें दोनों परसेंटेज है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, ये अश्योर्ड है, इसमें नीचे 1 रुपया भी जाने का चांस नहीं है, क्योंकि वो अश्योर्ड आपका एक एग्रीमेंट है जिसके अकॉर्डिंग आपको रेंट आना ही आना है। तो यहाँ बना 2.25 करोड़, यहाँ बना लगभग मान लेते हैं 1.5 से 2 करोड़, बट अभी भी हमारा कंपैरिजन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें लिक्विड मनी हमारे पास आ रही थी हर महीना 1.85, यहाँ पे हमें हर महीना कुछ नहीं आ रहा था, हमें इकट्ठा तरीका है सर, दोनों कंपैरिजन को हम सही करते हैं। जो हमें 1,85,000 हर महीने आ रहा है ना सर, मैं अपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को प्लानिंग दे चुका हूँ और ये बहुत पसंद आ रही है लोगों को, इवन कि मैं खुद भी ऐसा करता हूँ। 1,85,000 सर हम यूज करने की बजाय ऐसे समझते हैं कि यार 10 साल के लिए हम पैसे तो भूल गए, प्रॉपर्टी में जो डाला वो तो वैसे ही भूल गए, क्योंकि बिकनी प्लॉट हमने सेल ही उसको 10 साल के बाद करना है। डेटा सेंटर में जो 50 लाख डाला है ना सर, वहां से जो 1,85,000 हमें हर महीने का आ रहा है, मैं कहता हूँ उसे भूल जाते हैं। 1.85 की आप कर दो SIP, म्यूचुअल फंड पे उसको शिफ्ट कर दो, अच्छी सी जगह देख के, सेफ और सही जगह पे। अगर आप 10 साल के लिए SIP पे शिफ्ट करते हैं सर, ना करते करते भी हमारा जो कैपिटल है सर 10 साल बाद जब यहाँ SIP से निकलता है, मतलब आपने अपने कैपिटल को एक प्रॉपर्टी में डाला 50 लाख को, एक 50 लाख को आपने डाला डेटा सेंटर में, और हर महीने जो रेंट आ रहा था वो सीधा जा रहा था SIP। रेंट आ रहा था 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में, आपने SIP कर दी 7 तारीख की, जितना पैसा रेंट का आया वो SIP में चला गया, मतलब दोनों जगह हम पैसा भूल चुके हैं। 10 साल बाद जब से इस प्लॉट को बेचेंगे 1.5 से 2 करोड़ का बिकेगा, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़, और ज्यादा ही सर मान लेते चलो 2.5 करोड़, 5 गुना आपने मल्टीप्लाई कर लिया अपनी प्रॉपर्टी को 10 साल में। लेकिन इधर से जब पैसे को निकालेंगे ना SIP से 10 साल के बाद, तो वो अमाउंट ना करते करते भी सर 5 to 6 CR हो चुकी हो। ये डिफरेंस है सर दोनों में, 5 से 5.5 करोड़ बड़े आराम से बन गया वो पैसा। ये डिफरेंस है सर दोनों में, ये एक सही कंपैरिजन है चीजों को देखने का, कि किस तरीके से अपने फंड्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, फिर ग्रो करवाया जा सकता है। राइट सर। ये क्लियर हुआ सर आपको, ये चीज जो मैंने बताई आपको जस्ट अभी? जी जी सर।
ये सर बहुत अच्छी प्लानिंग है, और मैं जितने इन्वेस्टर से मिला हूँ जो अच्छे फंड्स डालते हैं, मतलब सर्वर हाफ सर्वर की जो हमेशा बात करते हैं, उनको ये चीज बहुत पसंद आती है, मतलब इम्प्रेस करती है उन्हें। उनके मुंह से जब शब्द निकलता है वो यही सबसे ज्यादा निकलते हैं कि यहाँ पे लिक्विड मनी। सबसे बड़ी बात है आपका पैसा ब्लॉक नहीं है, पैसा लगा, हर महीने रेंट आना स्टार्ट हो गया आपको पहले महीने से। अब इसमें कैसा है सर, जैसे आज आज अगर हमारी डेट है 24, सर 24 है मे बी, यस यस 24 है, अगर आज हम अपने फंड डालते हैं तो आपको जो 1 फरवरी को जो रेंट आएगा वो आएगा 6 दिन का, जो भी बनेगा कैलकुलेट करके 6 डेज का। अच्छा इसके बाद 1 मार्च को आएगा आपका कंप्लीट रेंट, 1 अप्रैल को कंप्लीट। इस तरीके से चलेगा सर। फर्स्ट रेंट उतने ही दिन का आएगा जितने दिन का हमारा एसेट यूज हमने किया है या हमने बाय किया है जितने दिन का। सर ये अपन ये भी चेक कर सकते हैं, जैसे आप बता रहे थे टाटा वीपी ब्रॉडबैंड के साथ क्लाइंट है। अभी अभी जस्ट ये भी ऑफिशियली आने वाली है। 100 रैक्स उन्होंने मोहाली का जो 3 टियर डेटा सेंटर बन रहा है ना, 100 रैक टाटा ले रही है। तो सर जैसे आप पहले बता रहे थे, जैसे टाटा का खुद का भी अपना डेटा सेंटर है, बिल्कुल ऐसे टाटा का टीसीएस जो ग्रुप है डेटा सेंटर में डील करता है पूरा। तो सर तो फिर टाटा अपने साथ क्यों पार्टनरशिप कर रहा है, क्यों? इसका रीजन बताता हूँ सर। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंफ्रा जो है ना सर डेटा सेंटर का, वो काफी कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली। जब एक इंफ्रा बना हुआ है ना, जैसे माना मैं इसको एग्जांपल को आपको इस तरीके से समझा रहा था वहां पे, कि जब जियो इंडिया में आई थी ना सर, बड़ी कंपनी थी और आज बहुत अच्छे से धमाल मचा रही है ना, लेकिन जियो ने अपने टावर लगाने की बजाय, तो टाटा का इंफ्रा नहीं है क्या अभी? सर इंफ्रा है, पर ये डिपेंड करता है आपका किस जोन में आपने अपना इंफ्रा बनाया। अच्छा मोहाली में 3 टियर डेटा सेंटर बनाने की जो गवर्नमेंट ने जो परमिशन दी है, ये खुद नहीं बना सकती कोई कंपनी। अच्छा 4 लोकेशन है जो टियर 3 डेटा सेंटर की गवर्नमेंट ने वीपी ब्रॉडबैंड को दी है। और ये भी सर हम चेक कर सकते हैं सारी चीजें डॉट पे जाके, गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां पे गवर्नमेंट जितनी भी लोकेशंस जिस कंपनी को देती है डेटा सेंटर की, वो मिल जाती है। वी नाउ की जाके चेक करेंगे सर, अब नहीं मिलेगी। ये फर्क है सर थोड़ा सा, क्योंकि जब एक अवेयरनेस आ जाती है ना चीजों को लेके कि कैसे चीजें काम करती हैं, तो इंसान समझना शुरू कर देता है कि क्या गलत और क्या सही है। किसी भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में वी नाउ इन्वॉल्व नहीं है, और वीपी ब्रॉडबैंड के जितने प्रोजेक्ट हैं सारे ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के अंडर ही। मैं आपको डॉक्टर मोहन यादव जी हैं सीएम मध्य प्रदेश के, सागर में जो डेटा सेंटर पार्क बन रहा है, वहां पे जो एमओयू साइन हुआ है 1700 करोड़ का, उसका मैं वीडियो न्यूज आपको सेंड कर दूंगा, वो आप अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी खुद जाके। और 104 लोकेशन है जो गवर्नमेंट ने दी है वीपी ब्रॉडबैंड को कि यहाँ पे एज डेटा सेंटर आपके बनेंगे। अम्बाला में, संगरूर में, लुधियाना में, अमृतसर में, जहां जहां बनने हैं। कंपनी के 7 डेटा सेंटर लाइव है जो कंपनी अपने बना चुकी है, 25 ऐसे जो को लोकेशन में। अभी हम यही बात कर रहे थे ना सर, को लोकेशन वाली। 25 वो है जो वीपी ब्रॉडबैंड के डेटा सेंटर नहीं है, बट वहां पे वीपी ब्रॉडबैंड की भी हिस्सेदारी है कुछ। जैसे अभी वीपी ग्रुप वाले में टाटा किसी और का है, पर इन्वॉल्व दूसरी कंपनी थी उस एरिया में, क्योंकि जोन वाइज ये लोकेशन अलॉट की जाती है। वीपी ग्रुप के पास जो लोकेशन है ना सर, ये है दिल्ली और हरियाणा जोन सबसे ज्यादा, क्योंकि इन्होंने जो अपनी ऑप्टिकल फाइबर जो बिछाई है ना जमीन के नीचे, वो उसी जोन में बिछाई है। तो वहां की जो लोकेशन है वो इनको दी गई है, वहां की लोकेशन दूसरों को नहीं दी कि आप आइए और यहाँ पे काम करिए, इस तरीके से। जियो सर अभी एक गेमिंग ऐप लॉन्च कर रहा है, मोबाइल गेमिंग, उसका भी डेटा, जियो अभी एक ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका भी जो डेटा होगा ना बैक साइड पे जहाँ पे स्टोर होगा, वो वीपी ग्रुप है, वो भी पार्टनरशिप वीपी ब्रॉडबैंड के साथ ही हो रही है। अच्छा अभी फेसबुक के जो एशिया के जो हेड है फेसबुक के, उनकी मीटिंग हुई है कंपनी के ओनर के साथ। उनका जो इधर इंडिया का जो डेटा है वो उसको स्टोर वीपी ब्रॉडबैंड के साथ कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों को अब चाहिए स्टोरेज, और स्टोरेज बहुत कम है इंडिया में। मैं आपको सर ये बता देता हूँ कि अच्छे से जो मार्केट में खेल रही है ना कंपनी, वो मुश्किल से 7-8 है, इससे ज्यादा नहीं है जिनके पास लाइसेंस और टेक्नोलॉजी। ये सर मैं आपको आज ही बोल रहा हूँ, आपने मेरे को एक वी नाउ नाम बोला है, आप सर 6 महीने रुक जाओ, साल रुक जाओ, आपको 10 कंपनी ऐसी मिल जाएंगी जो डेटा सेंटर के नाम पे पैसा ले रही होंगी, बट उनके पास ना कोई लाइसेंस, ना कोई इंफ्रा,
ना कोई ग्राउंड एग्जीक्यूशन, जीरो होगा इसके नाम पे। जिनको पता लग जाएगा वो स्टार्ट नहीं करेंगे। बाकी आपको पता है सर, दुनिया बहुत भोली है, इनोसेंट है, मार्केट में लोग स्कैम का पार्ट बनते हैं सर। जब भी कोई मार्केट में नई अपॉर्चुनिटी, नई इंडस्ट्री आती है तो स्कैमर्स के लिए भी वो अपॉर्चुनिटी होती है, वो अच्छे लोगों के लिए नहीं होती। इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो इन्वेस्टर के साथ साथ स्कैमर्स के लिए भी होती है। जैसे बिटकॉइन आया तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं बिटकॉइन को खरीद सकता हूँ। स्कैमर के लिए भी है कि बिटकॉइन के जैसा अपना कॉइन बना के लॉन्च कर दो, लोगों को बोलो ये भी बिटकॉइन की तरह आगे भागने वाला है, इसको बाय कर लो। तो ये स्कैमर के लिए अपॉर्चुनिटी है, लोग ऐसा करते हैं सर। बड़ी ये सही टाइम पे सही चीज की पहचान करना कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, ये सर हमारा फर्ज बनता है। और वो अगर आप एजुकेटेड हैं और आपकी रिसर्च अच्छी है तो आप वो करेंगे। और मैं जस्ट आपको यही ट्राई कर रहा हूँ कि हम अगर बात कर रहे हैं आपस में तो मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर पाऊँ, बाकी फिर भी बोलूंगा मैं अपने लेवल पे, सर आप रिसर्च करो, आपको मजा आ जाएगा वीबी ब्रॉडबैंड के बारे में। सर मेरा जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे कि एज डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर का मीन्स तो समझ चुके हैं, लेकिन जो एज डेटा सेंटर हो गया 3 टीयर 2 टीयर, तो इसका क्या लॉजिक है, किस नाम पे पड़ा हुआ है इनका? सर इसका देखो डिफरेंस क्या है। एज डेटा सेंटर जो डेटा की बफरिंग होती है ना, उसे कंट्रोल करने के लिए काम में आते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो एज डेटा सेंटर का जो रोल है, वो छोटे लेवल पे जो डेटा सेंटर बनते हैं ना आपके डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, कई जगह दो दो भी चाहिए होते हैं। जैसे सर इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घर में, तो इलेक्ट्रिसिटी जब आती है तो वो हमारी जब कॉलोनी में एंटर करती है ना, तो वो ट्रांसफार्मर से होकर एंटर करती है। समझते हैं सर आप, ट्रांसफार्मर से होकर इलेक्ट्रिसिटी आई। राइट। तो वो जो इंटेंसिटी थी ना, ट्रांसफार्मर ने उसे कंट्रोल किया और एक जो सही स्पीड है उसमें हम तक पहुंचाया। ये जो ट्रांसफार्मर का रोल है ना सर इलेक्ट्रिसिटी में, अपनी कॉलोनी के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, बड़ी कॉलोनी में दो दो ट्रांसफार्मर लगाने पड़ते हैं। ये सेम रोल आईटी के अंदर, टेली कम्युनिकेशन के अंदर जो हम बात कर रहे हैं डेटा सेंटर के अंदर, एज डेटा सेंटर का सेम रोल है सर। अच्छा सर, तो ये 3 टीयर है, बड़े लेवल पे होता है। 4 टीयर ये सर नेक्स्ट लेवल की चीज है, इससे बड़ा कुछ नहीं है 4 टीयर से ऊपर। तो 4 टीयर एक बना रही है कंपनी, 3 टीयर की 4 लोकेशन है। मुंबई, मुंबई के साथ साथ कंपनी बना रही है बेंगलोर में, मोहाली के अंदर, और एक अपने सर यहाँ मानेसर के अंदर। चारों जगह काम स्टार्ट है सर। अच्छा, अभी करंट में कितने रनिंग है जहाँ पर विजिट कर सकते हैं? 7 सर रनिंग है कंपनी के। कौन कौन सी लोकेशन? जो हम विजिट भी कर सकते हैं, लोकेशंस भी हैं, और मानेसर में भी काम चल रहा है। मुंबई में 20 मेगावाट का है, फरवरी के मिड तक बन जाएगा। और जो मैंने बोला सागर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डेटा सेंटर पार्क बन रहा है, जहाँ पे टाटा बना रही है और साथ में वीपी ब्रॉडबैंड भी है 200 एकड़ पे। तो वहां पे भी काम स्टार्ट हो चुका है, उसके फोटोग्राफ्स भी मेरे पास, सारी चीजें। वहां टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा डेटा सेंटर पार्क बनना है वहां पे। जी जी सर। सर जो इसका जो क्लाइंट का पीडीएफ आप बता सकते हो स्लाइड के थ्रू, क्लाइंट और वेंचर के जो पीडीएफ वगैरह है? हाँ, मैं क्लाइंट्स के बारे में भी आपको बिल्कुल चीजें भेजता हूँ कि कौन कौन कंपनी के सर, जो कंपनी को सर ये देखना जरूरी है कि कंपनी का एग्जीक्यूशन कितना अच्छा है और कंपनी कितनी पावरफुल है। कंपनी के सर जो वेंचर है ना, वो 9 से लेकर 10 वेंचर है अलग अलग, और सभी के क्लाइंट्स बहुत अलग अलग है। कंपनी का एक वेंचर है स्काई प्रो, आईपीटीवी है कंपनी का खुद का। तो बीएसएनएल के साथ जो टाई अप हुआ है ना कंपनी का, वो आईपीटीवी में हुआ है। बीएसएनएल ने अपने सभी कस्टमर को एक मैसेज भेजा है कि अगर आप हमारी फैसिलिटी यूज करते हैं, हमारी फाइबर आपके घर तक पहुंच रही है, तो आप अपने स्मार्ट टीवी में स्काई प्रो ऐप डाउनलोड करके फ्री में 250-300 जो एचडी क्वालिटी के चैनल है, 4K कंटेंट है, वो फ्री में देख सकते हैं। केवल बीएसएनएल यूजर के लिए? हाँ, बीएसएनएल के लिए। बीएसएनएल के साथ एक कोलैबोरेशन हुई है। बीएसएनएल के इंडिया में जितने भी ऑफिस हैं, अगले कुछ मंथ में ये भी टाई अप हो चुका है। हर ऑफिस के बाहर वीपी ब्रॉडबैंड का एक और वेंचर है, माई ईवी पॉइंट, चार्जिंग स्टेशन लगा रही है वीपी ब्रॉडबैंड। तो हर बीएसएनएल के ऑफिस के बाहर माई ईवी पॉइंट का चार्जिंग स्टेशन होगा, जो कि वीपी ब्रॉडबैंड का है। अपन बीएसएनएल तो ऑफिस में समझिए जाकर पावर है, पोटेंशियल बहुत है जी। बीएसएनएल ऑफिस में जाकर अगर पता करना हो वीपी ब्रांड के बारे में तो बता सकते हो? सर वो शायद हर ऑफिस में कैसे पता होगा, लेकिन जो बीएसएनएल की ऑनर है, इसकी ऑफिशियल न्यूज आज ही डाली है ऑनर ने, 25 को लॉन्च कर रहे हैं ये ऑफिशियल न्यूज। वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे घर के पास ऑफिस है बीएसएनएल का। अच्छा। अगर मैं वहां जाता हूँ तो पहली बात तो वो जो अफसर है वहां पे, जो ऑफिसर है, मेरे से बात किस तरीके से करेंगे, मैं किस
किससे मिल रहा हूँ, ये भी बहुत फर्क पड़ता है। उनके पास कितनी को इन्फॉर्मेशन है, इससे बहुत फर्क पड़ता है ना। रणजीत सिंह संधू सर आज भी सर बीएसएनएल की एडवाइजरी बॉडी के मेंबर है। तो आप इसे चैट ये जीपीटी पे चीज तो बता सकते हैं ना कि वो जो नवजोत सिंह सिद्धू सर है वो हमारे पहले जो आप बता रहे हो संचार निधि का उनको अवार्ड मिल चुका है, तो उनका रेफरेंस तो बता सकते हैं ना। देखो सर, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे आप सर, आपने मेरे को बताया कि आप एक अध्यापक टीचर है जी। लेकिन सर अगर जैसे कोई मेरे को आपके बारे में जानना हो, मैं भीलवाड़ा आके अगर आपके स्कूल के आसपास किसी स्कूल में जाके बोलूं नाम, तो हो सकता है किसी को पता भी हो सकता है ना भी हो, लेकिन उनके बोलने ना बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक टीचर है तो टीचर रहेंगे, राइट। इंफॉर्मेशन का फर्क पड़ जाता है कि हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है। आप इंटरनेट पे जाइए, सीधा चैट जीपीटी पे जाइए, गूगल पे जाइए, मैं आपको चीजें भेज दूंगा। संचार श्री अवार्डी है, 1996 में गवर्नमेंट ने ये अवार्ड उनको दिया है। ऑप्टिकल फाइबर का उनका एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन था। बीएसएनएल को गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी दी थी और बीएसएनएल ने अपनी टीम में से 3 लोग चुने थे जिनको सबसे पहले जापान भेजा गया टेक्नोलॉजी को वॉच करने के लिए, और उन्होंने आकर 1991 से 96 तक 5 साल ऑप्टिकल फाइबर्स इंडिया में बिछाई थी और उसकी वजह से उनको एक अवार्ड दिया गया। उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था उनका। 1996 में संचार श्री अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। इसका अगर आपको वो भी चाहिए सर्टिफिकेट प्रॉपर, एक एप्रिसिएशन अवार्ड भी, मेरे पास वो भी शायद फोटो पड़ा होगा, मैं वो भी ट्राई करूंगा, आपको मैं सेंड करूंगा, तो वो भी आप देख लेना, क्योंकि मैंने कंपनी के ऑफिस से वो क्लिक की थी फोटो, सर के ऑफिस से। अच्छा सर, थैंक यू सर। और कुछ डाउट्स होंगे तो मैं जरूर क्लियर करूंगा। और सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके, हम कनेक्ट करते हैं आपस में, और अगर और भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन होता है तो हम बात करेंगे बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन अगर होता है आपको तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना या कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर, थैंक यू सर। आप व्हाट्सएप कम चलाते हैं सर शायद, है ना? हाँ सर, कम यूज करता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता। मैंने देखा रिप्लाई किया है, मैं सोचा मैंने क्या टाइम फिक्स कर लिया मैंने, और मैंने कहा सर पता नहीं ज्वाइन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, कहीं बिजी तो नहीं हो गए, तो फिर मैंने 2 कॉल सब भी काम करी, में तो कॉल फ्री कर अटेंड रहा नहीं था, हुआ। जो कुछ काम थे स्कूल के, कुछ पेंडिंग काम थे शाला दर्पण के पोर्टल पर, तो समझ गया सर। लैपटॉप के साथ में कर रहा था, इसलिए मोबाइल साइड में रखा हुआ था, पता नहीं था। मेरे सर सीनियर है, आपने सर इतनी, आपके अंदर जो एक चीज है मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपके अंदर उस चीज का एक पैशन है कि चीजें जाननी है, समझनी है, एजुकेशन लेनी है, और उसके सर एक बाद बार जीरो डिसीजन, होकर जो मुझे बड़ा अच्छा एक लगा। बार जीरो होकर ज्वाइन करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, काम करने का मजा भी आएगा। क्योंकि क्या कह रहे हो सर? अगर जीरो होकर स्टार्ट करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, जीरो डाउट के साथ में, तो आगे काम करने का ये मजा। सबसे अच्छी चीज, बिजनेस का मतलब यही है, जब भी आप कोई बिजनेस को स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं ना बिजनेस करने से पहले, तो वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देते, और बिजनेस करने के लिए चाहिए कॉन्फिडेंस। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, 10-15 लोग भी कनेक्ट हो जाएंगे और मैंने आपको बोला सर क्वेश्चंस लिख लाना आप, तो ये मैं तभी बोल सकता हूँ तो मेरे पास किसी चीज का कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज तो मैं बोलूंगा सर क्वेश्चन बस जो है वही पूछना, ज्यादा मेरे से सवाल ना करना, राइट। मैंने बोला सर आप हर तरीके का सवाल लाओ, 99.99 मैं क्लियर कर दूंगा। अगर कोई ऐसा बचता है जो शायद हो सकता है मैं पहली बार सुनूं आपके मुंह से, तो मैं ट्राई करूंगा उसे किसी और के थ्रू क्लियर करवा पाऊं। राइट सर, राइट। और मेरे सीनियर है सर बड़े अच्छे, वो भी मतलब सीनियर कम ब्रदर ज्यादा है मेरे। अगर हम 1-2 दिन में, मैं चंडीगढ़ हुआ आता हूँ, आप भी अपनी 26 जनवरी सेलिब्रेट करिए, तब तक आप फ्री हो जाएंगे स्कूल से, और फिर अगर हमें कनेक्ट होना हुआ तो सर हम आधा घंटा टाइम निकाल के इवनिंग में मैं अपने सीनियर के साथ आपको कनेक्ट करूंगा, और बहुत मजा आएगा आपको। मतलब एक होता ना, एक अच्छे नोट पे बात होगी हमारी। जी जी सर। आपकी एज क्या है सर? एज मेरी 32। ओके सर, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और जो सीनियर है मेरे वो भी 33-34 के ही हैं, तो हम एक अच्छी बात होगी हमारी, आपस में हम कनेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है 4 क्वेश्चन आपके तब क्लियर हो जाएं, तब तक ट्राई करना कि कुछ क्वेश्चन और भी आ जाएं आपके पास। बाकी सर मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा क्लोज करने से पहले, जी 12 मिनट का सर आप समय निकालना, 12 से 13 मिनट मेरे कहने से। जी। मैं आपको सर 2 वीडियोस भेजता हूँ, एक 8 मिनट 6 सेकंड की है और एक सर 4.5 मिनट की है। मेरे कहने से एक बार आप सर इन दोनों वीडियोस को कंप्लीट देख लो अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ सर चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके सर, सेंड। 2 वीडियो भेजता हूँ सर, पहले मैं, ये वीडियोस देखकर मुझे बस सर ये लिख देना कि एक मैसेज कर देना कि देख लिया, हो चुकी है कंप्लीट जो भी। फिर मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा, आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेना, उसके अलावा भी कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा सर। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। ओके सर, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।